नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं कानपुर से अंजलि श्रीवास्तव जी, जो मॉडल भी हैं। उन्होंने रैंप शोज किए हैं, कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीती हैं, टीचिंग भी की है और अब उनका एक बुटीक भी है जिसमें वो फैशनेबल ड्रेसेस कानपुर के लिए लेकर आई हैं। अभी हम दो तरीके की बातें उनसे करनी है, एक तो उनके अपने बारे में और दूसरा कोरोना का जो संकट बढ़ रहा है उससे करीब करीब लोगों को आशंका हो रही है कि कहीं वापस लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो। तो ऐसे में बिजनेस की हालत क्या होगी, इन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अंजलि जी से। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मेरा सवाल है कि अभी एक कोरोना के केसेस जैसे दिवाली के बाद बढ़ रहे हैं। आशंका व्यक्त की जी। जा रही थी कि जो विंटर सीजन होगा उसमें कोरोना का दूसरा फेज शुरू होगा और करीब करीब वो शुरू हो चुका है। कई जी। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पे लॉकडाउन वापस लगाना चाहिए, लेकिन हालात ये हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारा बिजनेस दोबारा प्रभावित होगा। तो क्या बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बिना काम चलाया जाए या लॉकडाउन के साथ क्या किया जाए जिससे बिजनेस भी चले और कोरोना से बचाव भी होता रहे? देखिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगाने का जो निर्णय होगा वो ज़्यादा सही होगा, हम्म। क्योंकि मार्च के बाद से जो भी स्थिति रही है हम्म। अब तक, है, लोगों को उससे ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। बहुत हम्म। से ऐसे बिज़नेस से जो इफ़ेक्ट हुए, बहुत से ऐसी बिज़नेस से जो बंद हो गए और हम्म। आज वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस कर रहे हैं। हम्म। है ना? बच्चों की पढ़ाई है, खाने को लेकर है, लेबर क्लास को ले लें, तो हम्म। बहुत ज़्यादा समस्याओं से लोग इस वक़्त जूझ रहे हैं। हम्म। और मैं सबको क्यों कहूँ, हाँ, इवन अगर आप ये क्लोथ्स इंडस्ट्री देखिए या हम्म। मार्केट देखिए, तो हर तरीके के हर जगह पे आपको स्लो डाउन दिखेगा और लोगों में एक तरह का डर है हम्म। कि अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो कहीं फिर से वही सब चीज़ सिचुएशन हमारे सामने दोबारा से ना आ जाए। हम्म। तो मुझे मुझे लगता है कि लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हम्म। कहीं न कहीं किसी हद तक दोष हमारा भी है, हम्म। क्योंकि अवेयरनेस जो होनी चाहिए, देखिए हम्म। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से काफ़ी कैंपेन्स चला रही है और लोगों को अवेयर कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि जितना ज़रूरी हो उतना कम से कम घर से बाहर निकले, बाहर की चीज़ें ना खाएँ। हम्म। लेकिन कह सकते हैं कि एक लापरवाह किस्म का जो हमारा नेचर है कि हम्म। हम तब तक लापरवाह रहते हैं जब तक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती है। हम्म। तो हम्म। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो लगा था पहले, वो भी एक हम्म। हमारी ही शायद करनी का परिणाम हम्म। था। हम्म। तो हम्म। और अगर अब दोबारा कुछ ऐसा होता है तो भी शायद वही होगा, क्योंकि अगर हम्म। अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, हम्म। है ना? तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही अल्टरनेट रह जाएगा कि वो लॉकडाउन लगा दें और आपको अपने घरों में बंद कर दें। हम्म। इससे बेहतर ये होगा कि हमें अवेयरनेस अपने अंदर लानी होगी, हम्म। अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि जो भी चीज़ें अब होने जा रही हैं या उससे हम अपने आप को बचा पाएँ। हम्म। अच्छा, तो मुझे आपने लगता कब है शुरू कि किया था ये अपना बिजनेस? आप ये समझ लीजिए कि दिवाली से ठीक 15 से 20 दिन पहले ही हमारे बिज़नेस में थोड़ा-सा, अगर आप कहेंगे कि हम्म। थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा उठा था। हम्म। हम्म। अदरवाइज़ जुलाई के बाद से भी बहुत स्लो डाउन था हम्म। और कस्टमर्स का यही कहना था कि जब हम बाहर जा नहीं रहे हैं, मॉल्स बंद है, मूवी हॉल्स बंद है, किटी पार्टीज़ नहीं हो रही हैं, फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, हम्म। तो हम कपड़े स्टिच करा के करेंगे भी क्या? हम्म। है ना? तो और कहीं एक हद तक उनका कहना सही भी है। थोड़ा अपने बुटीक के बारे में बताइए लोगों को कि कैसे आपने शुरू किया, क्या सोच जी। के शुरू किया है? एक्चुअली मैं 12 साल से टीचिंग प्रोफ़ेशन में थी। हम्म। मैंने सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी काम किया हम्म। और उसके बाद कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि काम तो करना ही है, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? और हम्म। कहीं मैंने क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग अपनी शादी से पहले ही कर रखा था, तो हम्म। वो जो फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का जो एक अरमान था, हम्म। वो कहीं न कहीं दबा हुआ था। हम्म। तो मुझे लगा कि यार, जब आप वापस अपने देश आ ही गए, अपने शहर आ गए हैं, हम्म। तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए।
एक नए बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। तो अक्टूबर 2019 में हमने इसको शुरू किया और तारीफा की नींव रखी गई। हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि लोगों को रेंट पे ड्रेसेस अवेलेबल कराना, और स्पेशली हमारा जो टारगेट ऑडियंस थी वो थी मिडिल क्लास, ताकि मिडिल क्लास को भी डिजाइनर क्लोथ्स और अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, बहुत कम खर्चों में वो अपने अरमानों को पूरा कर पाए। बट हुआ ये कि अक्टूबर के बाद जब ये शुरू हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमने इसको बहुत मतलब अच्छे से, क्योंकि 2-3 महीने तो किसी भी बिजनेस को लगते हैं शुरू करने में, और इसको हमने शुरू किया। बस जनवरी फरवरी ही स्टार्ट हो पाया था, तब तक हम इसके कैंपेन करते, इसको पब्लिसिटी करते, तब तक तो लॉकडाउन की सिचुएशन आ चुकी थी। तो अभी हमने इसको थोड़ा होल्ड ऑन रखा है, बिकॉज अभी आप देखें तो लोग थोड़ा प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ड्रेसेस को यूज नहीं करना है। वैसे तो हम हर तरीके के प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। कोई भी ड्रेसेस अगर हमारी जाती हैं तो जो भी सेफ्टी एज पर गवर्नमेंट दी गई है, उनको स्टीम आयरन कराना और बैक्टीरिया लेस कराना, तो वो सारा कुछ प्रिकॉशंस हम लेते हैं और उसको हम अच्छे से करते हैं। तो और कस्टमर्स को भी हमने ये बताया कि आप बेधड़क हमारे ड्रेसेस यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल बैक्टीरिया फ्री। कानपुर में किस जगह पर है? कानपुर में ये गुरुदेव पैलेस, कानपुर यूनिवर्सिटी के पास जगह पड़ती है, अवधपुरी। बस उसी के ऑपोजिट साइड में इनकम टैक्स सोसाइटी है, वहां पर हमने इसकी शुरुआत की है। आप अपने फैशन कैरियर के बारे में बताइए, कैसे कई आपने सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी जीती हैं, मॉडलिंग भी किया है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जो शौक था वो मेरा शादी से पहले ही था। तो मिसेस कानपुर की जो मिसेस कानपुर मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट था जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मुझे मिस कैटवॉक का अवार्ड मिला था। उसके बाद शादी हो गई और शादी के बाद मैंने 2014 में मिसेस कानपुर किया, और उसके बाद 2014 में ही मिसेस नॉर्थ इंडिया किया। उसका जो को पार्टनर थे उस कॉन्टेस्ट के, वो ग्रह शोभा ही थी। तो लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में शो हुआ था। और उसके बाद से आप जानते हैं कि आज भी हमारी फैमिलीज में मॉडलिंग और फैशन शोज को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। अब तो काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है, बट अगर मैं बात करूं आज से 10 साल 20 साल पहले की, तो इस तरह की जो माइंडसेट था वो तब भी था। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, सोसाइटी में बिल्कुल अच्छा वो नहीं पड़ेगा। तो फैमिली प्रेशर में आके थोड़ा सा उस चीज से मैंने कट ऑफ किया, और उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन को मैंने अपनाया। और टीचिंग करते करते बस मैं इंडिया से अब्रॉड पहुंच गई, अब्रॉड से वापस अपनी जगह पर। लेकिन उसके बाद आने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो जो राम के, और वो जो राम मुझे बुला रहा है। तो एल्यूर फैशन टूर एक कंपनी है, वो उन्होंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। उस समय इतने ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं होते थे, 2018 की हम बात करें, जैसे इस तरह से इस समय बाहर सी आ चुकी है। तो वहां में उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और ऑडिशंस वगैरह सारे हो चुके थे। लेकिन मैंने जब वीडियो भेजा तो मेरी वॉक के थ्रू मुझे सिलेक्ट किया गया, उन्होंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद बस वहां से एक नया सफर शुरू हो गया। वो कॉन्टेस्ट मैंने जीता। और एक्चुअली मेरा जो मिथ था वो ये तोड़ना था कि कहते हैं कि एक टीचर का प्रोफेशन बड़ा बहुत आपको बहुत सीरियस होता है, सीरियस हो, टीचर्स बड़ी बोरिंग होती हैं, देख वो जूड़ा एंड ऑल, वो उस तरह की जो सिचुएशन बनी होती, मोटा सा चश्मा। तो मुझे वो मिथ तोड़ना था कि नहीं यार, टीचर्स भी ग्लैमरस हो सकती है। तो उसके बाद बस शाहरुख खान की कौन सी फिल्म थी जिसमें सुष्मिता सेन थी टीचर के रूप में? जी बिल्कुल। इसी तरह का सिचुएशन मुझे क्रिएट करी थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत बेस्ट, क्योंकि मैं किसी को भी बताती थी जबकि मैं टीचर हूँ, तो वो मुझे कहता था आप तो टीचिंग प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है, आपको तो इस तरह के फील्ड में होना चाहिए। तो मुझे लगता था कि यार क्यों टीचर्स को अच्छा लगने का राइट नहीं है, टीचर्स भी अच्छी लगनी चाहिए यार, टीचर्स कैन आल्सो वॉक ऑन द रैम्प। तो बस इसी मिथ को तोड़ने के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। बट उसके बाद से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, और शायद एक वही रैम, वो जो 2018 में मिसेस इंडिया वाला जो टाइटल था, उसकी वजह से ही शायद आज मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं ये तारीफा को खोल पाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री से जुड़े होने के लिए मुझे यहाँ इस जगह पे बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, अब्रॉड में कहाँ रही, कितना समय बीता आपका? मैं बहरीन में रही हूँ 2014 से 2018 तक रही हूँ मैं वहां पर। तो टीचिंग कर रही थी?
जी जी, वहाँ पर बहरीन इंडियन स्कूल, एक नया स्कूल ओपन हुआ था, और वहाँ पर जब मैंने अप्लाई किया तो सारे प्रोसेस के थ्रू मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ, और बस मेरा वहाँ पर एक नई जर्नी शुरू हो गई। तो बहरीन और इंडिया का जब तुलना करती हैं तो क्या जी लगता है फैशन के लिहाज से, अगर हम बात करें? देखिए, फैशन के लिहाज में अगर मैं देखूं तो हम्म। फैशन के पैमाने अगर आप देखें तो बहरीन हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। अच्छा। कहने को तो जी जी, कहने को हम्म। तो ये एक अरबिक कंट्री है, लेकिन फैशन में वो किसी लिहाज से हमसे कम नहीं है। हम्म। इवन अगर सिर्फ फैशन की ही हम क्यों बात करें, हम एक लाइफस्टाइल की बात करें, हम हम्म। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम वुमेन के रिस्पेक्ट की बात करें, तो हम्म। बहरीन एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप वहां पर अगर एक औरत रात में 2 बजे या 2:30 बजे भी घूम रही है तो उसे किसी तरीके का फेयर नहीं है। हम्म। शायद वो इसलिए है कि वहाँ के लॉज इतने हम्म। ज्यादा स्ट्रांग हैं हम्म। कि उन्होंने वुमेन को ये फ्रीडम दी है कि जिस तरह से एक आदमी रात में 2 बजे घूम सकता है, उस तरह से आप भी घूम सकते हैं। हम्म। तो ये मैंने नोटिस किया कि मुझे इवन इंडिया से ज्यादा सेफ बहरीन लगता था कि हम्म। जिस तरह से हमें 10 बजे घर पे बंद हो जाना पड़ता है, वहां पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस वुमेन के ऊपर नहीं थी। हम्म। हर मायने में वो हमसे आगे हैं। फैशन क्लोथ्स के मामले में वो हमसे आते हैं, ठीक है, वो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो अबाया कैरी करते हैं, हम्म। बट उसके बाद भी वो फैशन इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी है, और बहुत फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, हर तरीके का कॉस्मेटिक, हर तरीके की चीजें वो लोग यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अरबिक कंट्री किसी भी तरीके से हमसे कम नहीं है। दे आर इक्वल, दे आर इवन मोर देन अहेड, हम हमसे ज्यादा एडवांस है वो शायद। अच्छा, आपकी जो ये सक्सेस स्टोरी रही है, इसमें सबसे ज्यादा कोऑपरेशन किसका था? आई एम सो लकी कि मुझे खैर फैमिली भी ऐसी मिली हम्म। कि वो बहुत कोऑपरेटिव थे, और जो मेन अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूंगी तो ही इज माय हस्बैंड, हम्म। जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, इवन आज भी। हम्म। इवन अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी जो इन लॉज हैं दे आर नॉट वेरी एडवांस, बहुत हम्म। ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। हम्म। तो हर तरीके का सपोर्ट उन्होंने दिया, मेरी फैमिली में मेरी मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो सपोर्ट के मामले में तो, और मेरे जो आसपास के लोग हैं हमेशा वो हम्म। लोग मोटिवेट करते रहते हैं मुझे, तो हम्म। सपोर्ट के मामले में आई एम सो लकी कि मुझे हर तरीके का सपोर्ट सबसे मिला। कितने दिन कितने साल हो गए शादी का आपको? 17 ईयर्स कंप्लीट किए मैंने। हम्म। तो जी, ये सफर कैसा रहा, मतलब हर जगह सब कोऑपरेशन मिलता रहा लोगों का, घर परिवार सब? स्टार्टिंग में तो देखिए जब शादी हुई तो थोड़ा सा जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं वो हर हर हम्म। लड़की को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक सिनेरियो से एक हम्म। एक पूरी लाइफ से दूसरी लाइफ में जा रहे होते हो। हम्म। तो वो चीजें मेरे साथ भी थी, वो भी मैंने फेस की, लेकिन क्योंकि हस्बैंड सपोर्टिव थे बहुत ज्यादा, तो वो हम्म। जो प्रॉब्लम थी वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट होती चली गई। हम्म। तो वो कभी मेरे रास्ते में नहीं आए, कि मेरे करियर के रास्ते में नहीं आए। हम्म। कभी चाहे चाहे वो स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर हो या फिर बहरीन जाने को लेकर हो, हम्म। क्योंकि किसी अकेली औरत का बहरीन जाना अपनी फैमिली को हम्म। छोड़कर एक हम्म। मतलब बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों हम्म। को लगता था हम्म। कि ऐसे कैसे कोई जा सकता है, हस्बैंड यहाँ पर है हम्म। और फैमिली यहाँ पर है, तो ऐसी क्या जरूरत है कि वहां हम्म। जा सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो आज भी हमारी सोसाइटी में एक आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर एक औरत कुछ करना चाहती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके कदम पीछे खींचना चाहते हैं। हम्म। तो बट अगर आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर खड़ा हुआ है तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि आती है। बस ये है कि हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो नींव जो है आपकी रिश्ते की, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो कोई टिप्स कुछ ऐसे दूसरों के लिए कि कैसे उस लाइफ को एडजस्ट करें, जो शुरुआती दिन होते हैं, शुरुआती साल होते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है वो है पेशेंस। हम्म। अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे और सपोर्ट बनाए रखेंगे एक दूसरे के लिए, और सबसे बड़ी जो चीज है ऑनेस्टी, किसी भी हम्म। रिलेशन में ऑनेस्टी इतनी ज्यादा जरूरी है हम्म। कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कुछ ना छुपाएं, जो भी चीजें हैं खुल के उसके साथ डिस्कस करें, कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसके साथ खुल के डिस्कस करें। तो जब वो बॉन्डिंग आपकी एक मजबूत बन जाती है हम्म। तो उसके बाद किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वहां पर कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट हो। और स्पेस बहुत जरूरी है देना। तो किसी भी रिश्ते में आपने अगर स्पेस नहीं दी, या आप किसी चीज को बांध के रखना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप जितना उस रिश्ते को खींचते जाएंगे वो डोर एक दिन टूट जाएगी। तो जितना स्पेस आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ही आप अपने लाइफ पार्टनर को भी दीजिए।
है ना, उन्हें सोचने की आजादी दीजिए, उन्हें कहीं जाने की आजादी दीजिए। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ थोड़ा कम करके अगर आप करते हैं तो आई थिंक कि इट वर्क्स। आप कानपुर ही आपका घर है और ससुराल दोनों ना? जी जी, दोनों दोनों, हाँ जी। तो एक ही शहर में दोनों होने से कुछ नुकसान होता है या लाभ होता है? मैं तो कहूंगी दोनों चीजें होती है। अच्छा। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि जी जी, हाँ। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि बहुत नुकसान है, क्योंकि कभी रहने को नहीं मिल पाता है। आप मम्मी के साथ रहना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी कुछ हुआ, कोई आ गया तो बुला लिया, कॉल आ गया। और एक्चुअली मेरा घर तो बहुत पास पास है, मेरा अगर अच्छा। ससुराल और घर की बात करें तो बहुत पास है, 5 मिनट भी नहीं लगते आने में। तो मेरे साथ बस प्रॉब्लम हमेशा यही रहती थी कि जब भी मैं यहाँ आती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मुझे जाना ही पड़ता था। तो मुझे लगता है कि तब मुझे लगता था कि यार बाहर होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स की एज बढ़ती जाती है उन्हें हमारी जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि हम उनके साथ हैं, कि पास में। कभी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उनके साथ हूँ, या मेरी कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। बाहर मेरी सिस्टर बाहर है तो मैं ये चीज वहां पे फेस करती हूँ कि वो बस फोन पे या फोन कॉल्स पे ही रहती है, वो कभी आ नहीं पाती है। इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है तो मार्च के बाद से लाइक हमने उसको देखा ही नहीं है, लेकिन मेरा होता है कि मैं रोज आ जाती हूँ। तो आपकी लव तो मैरिज थी अरेंज? नहीं नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, मतलब आसपास रहने के नाते अरेंज मैरिज हो गई। जी जी जी। हाँ। तो इट वाज आगे टोटली अरेंज। तो आगे अपने जो बुटीक को लेके कोई प्लान है आपका? जी, मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो बेसिकली थॉट है कि हमें रेंटल वेयर हाउस में ही उतरना है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये कोरोना हमें लगता है कि थोड़ा सा थम गया है और अब बिजनेस की गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है, तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके इसको उसी वे में ले जाएंगे, ताकि हमारे कानपुर शहर में भी दिल्ली और मुंबई जैसे वेयर हाउसेस बन पाए, कि आप रेंट पे ड्रेसेस हायर करें और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत ना पड़े। चलिए, ये थी आज अंजलि सिंह जी से हमारी बात। और अंजलि श्रीवास्तव जी ने बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन को बचाने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम अवेयर होंगे तो सरकार दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाएगी। और अगर हम गलतियां करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, दूरियां नहीं बनाएंगे, तो सरकार को मजबूरन हमें कर्फ्यू के जैसे हालात में लगाकर और लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसका नुकसान बिजनेस को भी होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को भी होगा। साथियों, इस तरीके के हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, जिससे आपको हम नए नए लोगों के साथ रोज रूबरू करा सकें। बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू शैलेंद्र।